जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब दोस्तों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जेई एग्जामिनेशन। याद रखेंगे एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, इसका आज एनालिसिस देखने वाले हैं। आज है दोस्तों 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को आल शिफ्ट में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का हम दोस्तों एनालिसिस करेंगे। दोस्तों याद रखेंगे 9 अक्टूबर सिविल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सिविल का, उसी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उन सभी का आज हम विश्लेषण करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों याद रखेंगे पहला क्वेश्चन आया था आसियान 2023 की बैठक कहाँ पर हुई है और खतौली का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था और 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु का सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कितना था। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। और भी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे, उन सभी का हम विश्लेषण करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप लोग एक बार से सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों में एक बार से सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जिस भी विद्यार्थी का एग्जाम है उन सभी के लिए ये क्लास शानदार साबित रहने वाली है और जीएस जीके के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आया था चंद्रयान 3 से संबंधित एक क्वेश्चन था। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब उतरा, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की, दोस्तों चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर उतरा था वो 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास, याद रखेंगे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतर गया था। यानी कब उतरा था तो दोस्तों याद रखेंगे 23 अगस्त 2023 शाम 6:04। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी ने इसरो का जो यूट्यूब चैनल था ऑफिशियल, वहाँ पर सभी लोगों ने जा करके लाइव प्रसारण देखा था। तो दोस्तों ये भारत की एक अचीवमेंट थी। भारत साउथ पोल पर पहले पहुँचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और दोस्तों याद रखेंगे जिस जगह पर चंद्रमा पर उतरा था उस जगह का नाम भारत ने शिव शक्ति बिंदु रखा है। क्या रखा है याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव शक्ति बिंदु यानी कि शिव शक्ति पॉइंट के नाम से प्रधानमंत्री जी ने उस स्थान को बुलाना चाहा है, यानी कि पूरे भारत से आग्रह किया है जहां पर भारत का चंद्रयान 3 उतरा है वहां पर भारत का वो बिंदु कहलाएगा शिव शक्ति पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों बात करने अगर इसरो की, क्वेश्चन इसरो से अगर पूछ लेगा तो याद रखेंगे इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त, याद रखेंगे 15 अगस्त 1969, कब 1969 को स्थापना होती है विक्रम साराभाई जी के द्वारा, याद रखेंगे। इसके वर्तमान में 10वें अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ हैं। कौन है याद रखेंगे, श्री एस सोमनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में एस सोमनाथ की अध्यक्षता में भारत चंद्रयान 3 पर पहुंचा है, चंद्रमा पर पहुंचा है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आसियान संगठन 2023 की बैठक कहां पर हुई थी। किसके पूछा गया था, आसियान का, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनके बारे में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग आपकी गलत प्रिंट है, याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की, तो दोस्तों इसकी जो 2023 में बैठक हुई है वो 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। इसके अतिरिक्त एक और सम्मेलन यहीं पर होता है, 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, यानी कि EAS, इसको भी याद रखेंगे। यानी कि दोनों की ज्वाइंट सेटिंग हुई थी और इसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था और 7 सितंबर को इसकी मीटिंग का आयोजन किया गया था। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों आसियान की, तो आसियान स्वयं 8 अगस्त 1967 को बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों याद रखेंगे, आसियान जो है ये 8 अगस्त 1967 को बनाया गया था, जिसमें 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने इसको आसियान के रूप में घोषणा की थी। और इसका जो घोषणा पत्र था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो इसका नाम था बैंकॉक घोषणा पत्र। कौन सा, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत आसियान की स्थापना होती है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था नीति आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन था। किससे संबंधित था दोस्तों याद रखेंगे, एक मिनट, नीति आयोग से संबंधित था, क्वेश्चन नंबर 3 याद रखेंगे। और नीति आयोग से संबंधित की बात की जाए तो दोस्तों जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी, याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की जाती है। कब की जाती है, 1 जनवरी 2015 को की जाती है। और दोस्तों ये अपना योजना आयोग के स्थान पर आया था। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अगर इसके अतिरिक्त बात कर लें, देखो यहाँ पर लिखा है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री, यानी कि जो वर्तमान में भारत का PM होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर ली जाए इसके बाद में इसके उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और वर्तमान में इसके CEO BVR सुब्रमण्यम जी है।
ठीक है। नीति आयोग 3 वर्ष की योजनाओं पर कार्य करता है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार हमारा जो योजना आयोग था, याद रखेंगे, जो हमारा योजना आयोग था, योजना आयोग कितने वर्षों पर कार्य करता था? 5 वर्षीय योजनाओं पर, यानी कि 5 साल की योजनाओं पर। लेकिन जो दोस्तों नीति आयोग है ये 3 वर्ष की योजनाओं पर कार्य करता है। कितने वर्ष की? याद रखेंगे 3 वर्ष की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4। अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो खतौली का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? ऐसा क्वेश्चन आया था कि खतौली का जो युद्ध था दोस्तों ये किस वर्ष लड़ा गया था और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे खतौली का युद्ध 1517 में। कब होता है? 1517 में खतौली का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोधी साम्राज्य के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी और मेवाड़ शासक थे महाराणा राणा सांगा। कौन थे? महाराणा राणा सांगा। इन दोनों के मध्य 1517 में खतौली नामक युद्ध होता है और इस युद्ध में मेवाड़ शासक जो थे राणा सांगा। याद रखेंगे इसमें राणा सांगा जी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष भारत आया था? दोस्तों अगर बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, तो ये 1784 यानी कि याद रखेंगे 1784 ईस्वी में भारत आता है। कब आता है? 1784 ईस्वी में भारत आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट इसे कहा जाता है, जैसे 1784 यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। अगर बात कर लें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, तो दोस्तों हमें पता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, इसमें जो कमियां रह गई थी उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो ब्रिटिश सरकार थी उसके यहाँ से ये क्या लाए थे? एक पिट्स इंडिया एक्ट लाए थे। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था 15वां अनुच्छेद। क्या पूछा गया था? याद रखेंगे दोस्तों 15वां अनुच्छेद के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में? अनुच्छेद 15 के बारे में। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 की, तो दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 15 के अनुसार, अनुच्छेद 15 में क्या है कि राज्य अपने किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान या इनमें से किसी को आधार मानकर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 15 में आपकी जो आपकी विविधताएं हैं, मतलब जो विभेद करने के लिए जो लोग करते हैं, जैसे वो बहुत सारे लोग इसके साथ ये जो भी नौकरी में विभेद होता है, उसके अनुसार यहाँ पर विभेद नहीं करेगा। किस किस के अनुसार? याद रखेंगे धर्म, इसके अतिरिक्त जाति, इसके अतिरिक्त लिंग, इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा? नस्ल, इसके अतिरिक्त दोस्तों जन्म स्थान। दोस्तों इसके आधार पर राज्य सरकार यानी कि अपना भारत सरकार किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। इसका सीधा अर्थ है कि राज्य का ना तो एक धर्म को ज्यादा और ना ही दूसरे धर्म के लोगों को कम महत्व देगा। यानी कि दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर राज्य ना तो एक धर्म को ज्यादा मानेगा और ना ही दूसरे धर्म को कम मानेगा, यानी कि दोनों को इक्वल लेके देश को चलना है। यह इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आर्टिकल 15 संविधान का कहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आर्टिकल 51 से आया था। किससे आया था? आर्टिकल 51 से क्वेश्चन था। आर्टिकल 51 का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखेंगे आर्टिकल 51 इसमें क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति के बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है इनमें शांति की बात की गई है। इसके अतिरिक्त जो भारत की सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। और दोस्तों इसी अनुच्छेद 51 में इस सभी को क्या कहा जाता है? मिलकर विदेश नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है इसको कहा जाता है अनुच्छेद 51 को। अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होंगे उनकी व्यवस्था, मतलब उनको भारत अच्छे से संभाल कर चलेगा। इसके अतिरिक्त अपने जो आंतरिक सुरक्षा को होगी उसको भी बढ़ावा देगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था मौलिक कर्तव्य के बारे में। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो साथियों याद रखेंगे जो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों याद रखना है आपको, ये मूल संविधान में नहीं थे, जो हमारा मूल संविधान था उसमें नहीं थे। याद रखेंगे यह प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। यानी कि 1976 में जब इंदिरा जी की सरकार थी, किसकी? याद रखेंगे इंदिरा जी की सरकार, तो इन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसी सरदार स्वर्ण सिंह जो थे इनकी समिति की सिफारिश पर क्या जोड़े थे? याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। और इस समय कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? सर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों याद रखेंगे एक संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। ये शिक्षा से संबंधित था। दोस्तों याद रखेंगे जो 86वां संविधान संशोधन होता है इसमें आर्टिकल 21A भी जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? आर्टिकल 21A। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये शिक्षा से संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट भी बना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड से। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब इसे दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, अगर बात कर लेते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 की, तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें हैं जो आपकी इस अवार्ड में दी गई हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो साथियों सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? द कश्मीर फाइल्स को मिला है।
फिल्म ऑफ द ईयर किसे मिला है? ट्रिपल आर को मिला है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को दिया गया है, ब्रह्मास्त्र का जो भाग 1 बना था शिव को लेकर के। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को दिया गया है, जो गंगूबाई काठियावाड़ी में इन्होंने इस अभिनेत्री ने क्या किया था? अभिनय किया था। इसके अतिरिक्त क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर ये वरुण धवन को दिया गया है भेड़िया फिल्म के लिए। इसके अतिरिक्त क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन जलसा फिल्म के लिए दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर वाल्की को पिक्चर चुप जो फिल्म है हमारी चुप उसके लिए दिया गया है। जबकि एक बात और याद रखेंगे, दादा साहब फाल्के 53वां जो अवार्ड है, 53वां अवार्ड है, ये वहीदा रहमान को दिया गया है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 था राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन था। तो दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई 1947 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को पिंगली वेंकैया के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था उसको 22 जुलाई 1947 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी यानी कि संविधान सभा, कौन थी? याद रखेंगे संविधान सभा। इसी के तहत इसको क्या कर लिया गया था? अपना लिया गया था, ठीक है। संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हैं राष्ट्रीय ध्वज से, जिनमें क्या है, जिस व्यक्ति ने भारत के शान तिरंगे का निर्माण किया था उसका नाम पिंगली वेंकैया था। अभी हमने बताया आपका नाम क्या था? पिंगली वेंकैया इनका नाम था। उन्होंने ध्वज का निर्माण 1921 में किया था। दोस्तों जब इन्होंने ध्वज का निर्माण किया था तो इसमें अंदर क्या था? तो दोस्तों गांधी जी का चरखा लगा हुआ था। क्या लगा था? चरखा। लेकिन चरखा के स्थान पर अशोक चक्र का सुझाव किसने दिया? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अशोक चक्र के अगर सुझाव की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक समिति बनी थी, इसी के तहत इन्होंने क्या दिया था? चरखा के स्थान पर अशोक चक्र को लगाने का सजेशन दिया था, ठीक है। किसको? पिंगली वेंकैया को, ठीक है। इसके याद रखना। इसके अतिरिक्त इन्होंने, लेकिन आगे लिखा कि इसे बनाना आसान नहीं था। इन्होंने इसे बनाने के लिए 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया था। यानी कि पिंगली वेंकैया जी ने बनाया कब था? बनाया था 1921 में। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे ये अपनाया कब गया? 1947 में अपनाया गया, ठीक है। कब? 1947 में। ये भी याद रखेंगे 22 जुलाई को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों हम सभी को पता है जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है साथियों? गंगा है, ठीक है। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 2525 किलोमीटर, कितनी? 2525 किलोमीटर लंबी है। इसको भी याद रखना है, ये भारत की राष्ट्रीय नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त 5 जो भारत की सबसे लंबी नदियां हैं, जिनमें से गंगा 2525, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 और नर्मदा 1312 किलोमीटर के साथ ये आपकी टोटल जो प्रथम 5 नदियां हैं जो भारत की सबसे लंबी है, इनको पूछा गया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु का वर्तमान में लिंगानुपात क्या है? क्या पूछा था? तमिलनाडु का वर्तमान में लिंगानुपात क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे 1995 यानी 995। ये 995 कब का है? तो दोस्तों याद रखेंगे 2011 की जनगणना का। किसका? 2011 की जनगणना का। अब क्या पूछा था ये आप बताएंगे। 2021 में एक NFHS ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें सारे के सारे लिंगानुपात बताए गए हैं। यदि 2011 का पूछा गया था तो तमिलनाडु का 995 सही हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त याद रखेंगे NFSH इसने जो आंकड़े जारी किए हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में, इसमें याद रखेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर 966 महिलाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में 965 है, आंध्र प्रदेश में 1045, गोवा में 1027, तेलंगाना में 1049, तमिलनाडु में 1088। देखिए यदि 2021 का पूछा गया है, यदि 2021 का जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है इसका पूछा गया है तो इसका राइट आंसर बनेगा 1088। ये आप लोगों को भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में क्या मिला था इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें यूपी की तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1017 है, झारखंड में 1050, पश्चिम बंगाल में 1049, मध्य प्रदेश में 970 और ओडिशा में, जो ओडिशा है इसमें 1063 है। इसके अतिरिक्त बिहार इनमें सबसे आगे 3 राज्य हैं, जिनमें से लक्षद्वीप प्रति 1000 पुरुषों पर 1087, केरल में 1021 और पुदुचेरी में ये आपकी 1187 है, 1121 है और 1112 है। ये 3 राज्य हैं जिनमें जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या है वो 1100 से भी पार है, वरना अन्य सभी राज्यों में आपकी कहीं पर 1000 से एक्स्ट्रा है, कहीं पर सब 900 से एक्स्ट्रा है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था अंडर 19। क्या पूछा गया था?
अंडर 19 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? ये क्रिकेट के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में? क्रिकेट के बारे में। याद रखेंगे, अगर फुटबॉल के बारे में पूछा गया था होगा तो इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। फुटबॉल में हमारा अंडर 17 हुआ था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जबकि क्रिकेट में अंडर 19 महिला विश्व कप हुआ था, इसको याद रखेंगे। तो अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने जीता है। आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। रविवार यानी 29 जनवरी को खेले गए फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है। इसके साथ भारत ने यह टूर्नामेंट जीतने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि अंडर 19 महिला विश्व कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, ये अफ्रीका में हुआ था और इसका पहला खिताब जो जीता है वो भारत ने ही जीता है, इसको याद रखेंगे। जबकि अगर बात कर लें अंडर 17 महिला फीफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, ये दोस्तों हमारा भारत में हुआ था। कहां पर हुआ था? जो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप था, ये हमारा भारत में हुआ था। और इसका खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हराकर, ठीक है। स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जीता, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था, बायल का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों अगर बात करते हैं बायल के नियम में, तो याद रखेंगे स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बायल का नियम, वायल्स लॉ कहलाता है। क्या कहता है? वायल्स लॉ। इसको भी याद रखेंगे। कह रहा बायल का नियम यह है कि आदर्श गैस का दाब आयतन का संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किसके मध्य हुआ था, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों पानीपत का जो तृतीय बैटल थी, ये आपकी 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में। इसके अतिरिक्त पहली बैटल कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। इसके अतिरिक्त दूसरी बैटल हुई थी 1556 में। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये कौन सी थी? ये थर्ड वाली बैटल थी, ये हमारी फर्स्ट वाली थी और ये सेकंड वाली थी, इसको याद रखेंगे। तो तीसरी बैटल में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के जो पेशवा थे, वो यानी कि जो मराठा थे, वो थे सरदार सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, सदाशिवराव पेशवा के तहत मराठा युद्ध लड़ा गया था। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर यह जीत लिया था। इस हार में इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार मानी जाती है और इस हार से ही दिल्ली पर जो मराठों का कब्जा था वो भी लगभग कम होने लगा था, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला 1526 में इब्राहिम और बाबर के मध्य होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर मध्य, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के मध्य होता है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था, जिला में जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों याद रखेंगे, ये करता है राज्यपाल। कौन करता है? जो राज्यपाल होता है वो जिला जज की नियुक्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अगर इसके बारे में डिटेल से चर्चा की जाए तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233A, ये याद रखना है, 233A के तहत जो हमारा गवर्नर होगा वो जिला में जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे या न्यायाधीश होंगे इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। किसी भी राज्य में जिला न्यायालय के राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, ये भी याद रखेंगे, जो हमारा हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के परामर्श से क्या करता है? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था चौसा के युद्ध के बारे में। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, चौसा की जो लड़ाई थी मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के मध्य लड़ी गई एक उल्लेखनीय लड़ाई थी, ठीक है। 26 जून 1539, ये डेट याद रखनी है, 26 जून 1539, ठीक है, 26 जून 1539। इस बार क्या हुआ था? चौसा का युद्ध होता है, जो आपके चौसा बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी इसमें विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेरशाह के नाम से इसने क्या पहना था? ताज पहना था। इसके अतिरिक्त एक और युद्ध होता है 1540 में। दोस्तों 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी और जो हुमायूं थे ये आपस में लड़े थे। इसके बाद जो हुमायूं था वो दिल्ली छोड़कर भाग गए थे, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, बास्केटबॉल का साइज कितना होता है? दोस्तों ये याद रखेंगे, एक जो 3x3 बास्केटबॉल में गेंद होती है, इसका वजन फीबा यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के आधिकारिक में पुरुषों को 5x5 खेलने के लिए उपलब्ध दिए जाने वाले आधिकारिक साइज 7 बास्केटबॉल के समान वजन में 620 ग्राम होता है। याद रखेंगे, जो बास्केटबॉल होगी इसका वजन कितना होगा? याद रखेंगे 620 ग्राम होगा। जबकि साइज कितना होगा ये याद रखेंगे, जो फीबा होगा इसके आधिकारिक जो मेल होंगे, मेल के लिए 5x5, ठीक है, 5x5, जबकि फीमेल के लिए 3x3 की बास्केटबॉल खेली जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन इसका ये क्या लिखा है, लेकिन थोड़ा छोटा 72.39 सेंटीमीटर व्यास का होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये व्यास के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, क्या पूछा गया था? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों याद रखेंगे, ये कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, यानी कि जो पक्षी विज्ञान होती है या ऑर्निथोलॉजी होती है,
ये कहलाती है पक्षियों का अध्ययन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, याद रखेंगे। जब 1 ग्राम वसा का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जब 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण होता है या ऑक्सीडेशन होता है तो हमें 9 ग्राम, याद रखेंगे 9 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा बृहद्रथ। 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की जब मृत्यु हो गई तो एक बड़ी शक्ति शून्यता पैदा करती थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका फायदा उठाया और सेना इकट्ठा की और वर्तमान में पूर्वी भारत के मगध में नंदा शक्ति को उखाड़ फेंका, यानी कि जो नंद वंश था इसको उखाड़ फेंका था। और नंद वंश का अंतिम सम्राट या था या अंतिम शासक कौन था? तो याद रखेंगे धनानंद था। कौन था दोस्तों? धनानंद। इसको हराने में सहायता किसने की थी? तो हम सभी ने कई कहानियां सुनी है। चाणक्य ने जो सहायता की थी वो किसकी की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और मौर्य को मगध वंश का शासक बना दिया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे G20 से संबंधित एक प्रश्न आया था। अगर बात कर लेते हैं G20 के बारे में तो इसकी स्थापना तो 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? दोस्तों भारत में हुआ है, ठीक है। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम रखी गई थी, यानी कि विश्व एक परिवार है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के नाम से ये थीम थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसका नाम वर्तमान में पहले अभी हम G20 के नाम से जानते थे, लेकिन इसको परिवर्तित करके G21 कर दिया है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हमने अपने दूसरे चैनल पर G20 से संबंधित सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सेकंड चैनल की लिंक है, वहां पर रीजनिंग और जीएस की क्लास वहां पर भी चलती है, तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो G20 G21 कैसे बना इसकी सारी जानकारी वहां पर दी गई है। और इसमें टोटल 19 आपके हो गए हैं देश, 19 कंट्री हैं और 2 आपके जो संघ हैं वो भी याद रखेंगे, जिनमें से एक आपका EU है। क्या याद रखेंगे? एक आपका EU है, यानी यूरोपियन यूनियन है, और दूसरा अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अफ्रीकन यूनियन में 55 मेंबर हैं, जबकि EU में कितने हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे 27 मेंबर है, ठीक है। ये सारे के सारे G20 से संबंधित संगठन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी जानकारी हम ले चुके हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यही थी आज की क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। केवल हमको 22 क्वेश्चन प्राप्त हुए थे जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में आज सिविल जेई में पूछे गए थे। तो यदि क्लास पसंद आई है और क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इस चैनल पर केवल एनालिसिस होता है, लेकिन एक जो सेकंड चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां पर आपको प्रतिदिन रीजनिंग की क्लास मिलेगी, ठीक है। प्रतिदिन रीजनिंग की जो क्लास होगी वो सुबह 8 बजे, कब? मॉर्निंग में 8 o'clock, ठीक है। 8 o'clock मॉर्निंग में आपको प्रतिदिन रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन की क्लास मिलेगी। इसके अतिरिक्त समय समय पर वहां पर हम टॉपिक वाइज आपको जीके जीएस के जो करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे होते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं जो ये सारी जानकारी थी वो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।